हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? सब अच्छा कर रहे हैं? चलो ठीक है, ग्रेट। सो गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। वहाँ पे हमने सीखा था कि चार्ल्स अगस्टिन कूलम ने हमसे कहा था कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, और वो फोर्स जो होता है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होता है, करेक्ट। बट आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्यों बात करेंगे? बिकॉज एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, बट किस तरीके से फोर्स लगा रहा है, कैसे वो फोर्स वहाँ तक लग पा रहा है, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आओ इसके बारे में बात करते हैं। सो द कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं, होता क्या है, किसे कह रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड आप देखेंगे बिल्कुल सेम मिलता जुलता है ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, है ना। सो कोई मास जो है वो अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करता है। सिमिलरली एक चार्ज जो होता है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। और हम आगे जाके ये भी समझेंगे कि कोई अगर मैग्नेटिक पार्टिकल है या मैग्नेट है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिफाइन करते हैं। सो इट कैन बी सिंपली डिफाइंड, it can be defined as a space oblique region around a charged particle। ठीक है, और अगर ज़्यादा चार्जेस हुए तो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। such that another charge experiences a force of attraction oblique repulsion as soon as it enters this region, राइट। सो बेसिकली अगर कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, और ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स कब होता है, जब दो चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे, और वही फोर्स रिपल्सिव कब होता है, जब दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे, राइट। सो यहाँ पर अब देखते हैं एक सिंपल से डायग्राम की हेल्प से। सो लेट अस से हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। Why source charge? Because this is the source of electric field। ये क्या करेगा, अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई करके रखेगा। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसके स्पेस को, या थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, और कलर हल्का सा डार्क कर दिया। सो ये इसके आसपास का स्पेस है जो इसने मॉडिफाई कर दिया है। कैसे मॉडिफाई करा है, हमें दिखेगा नहीं, ऑफ कोर्स हम किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं, किस टेक्निक की हेल्प से देख सकते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि ये सोर्स चार्ज है, वो सोर्स चार्ज ने अपने आसपास का फील्ड जो है कुछ इस टाइप से डेवलप करा हुआ है। और इसकी शेप कैसी है, एक स्फेरिकल शेप है, और इसका भी हम रीज़न डिस्कस करेंगे वाई दिस इज स्फेरिकल। तो अभी होने क्या वाला है कि जैसे ही कोई दूसरा चार्ज, लेट अस से क्यू नोट, अभी क्यू नोट क्या है, ये हमें हेल्प कर रहा है टेस्ट करने में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी से हम इसका नाम रख देते हैं टेस्ट चार्ज। और ये काफ़ी छोटा सा चार्ज है। क्यों छोटा चार्ज है ये भी हम पता करेंगे। तो जैसे ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है लेट अस से किसी पॉइंट पी पर, अभी क्या होगा, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। रीज़न भी क्योंकि इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पहुंचा है तो फोर्स भी नहीं लगने वाला है। बट लेट अस से हम कहते हैं कि हमारा क्यू नोट टेस्ट चार्ज जो है वो मूव करके यहाँ पर आ गया। क्यू नोट टेस्ट चार्ज हमने एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही इस रीजन के अंदर एंटर करेगा तो इस पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रीजन को ही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि इट कैन बी अ स्पेस या रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास
वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही चार्ज पार्टिकल के आसपास अराउंड देम एक फील्ड एग्जिस्ट करता है, उसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। डेफिनेटली वो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकता है वहाँ पे मल्टीपल चार्जेस पड़े हों, 3-4 चार्जेस पड़े हों, तो वो अपना एक कलेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, राइट। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आता है, हमें टेस्ट चार्ज भी समझ में आता है, बट हमें ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। या लेट अस से 2 चार्जेस है, एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 4 कूलम का चार्ज है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता है, हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसको एक वैल्यू, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसी को डिस्कस करते हैं, चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वापस आ जाते हैं इस पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं लेटर ई से। एंड प्लीज माइंड स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये किसी भी चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को हमें क्वांटिफाई करके बता रहे हैं, एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिंपली डिफाइंड, इसकी भी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, कैन बी डिफाइंड as the force experienced by a charge placed in the electric field per unit magnitude of the charge. Right? Mathematically, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले इसकी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, फिर डायरेक्शन को भी समझेंगे। क्यों डायरेक्शन समझेंगे? बिकॉज एक वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी टेस्ट चार्ज के बारे में, तो हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं टेस्ट चार्ज, करेक्ट। ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा फ्लॉ है, एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? अगेन समझते हैं, फिर से वही हमारा सोर्स चार्ज को लेकर आते हैं, जहाँ पे हमने प्रीवियस डिस्कशन किया था। ये हमारा सोर्स चार्ज था और ये हमारा टेस्ट चार्ज था। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो डेफिनेटली इसका भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ना, करेक्ट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टेस्ट चार्ज, और ये जैसे ही टेस्ट चार्ज एंटर करेगा हमारे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जाके डिस्टर्ब करने वाला है, और वो हम नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? बिकॉज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज का डिस्टर्ब करेगा सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम उसकी प्रॉपर या एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि हम टेस्ट चार्ज को इतना छोटा कर दें कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दी सोर्स चार्ज, राइट। तो हम यही करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, या एक बार देख लेते हैं। सो व्हाट मॉडिफिकेशन वी नीड टू डू इन दिस इक्वेशन, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। हम सिंपली क्या करने वाले हैं, टेस्ट चार्ज को इतना छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे, ऑलमोस्ट 0 के पास आ जाएगा। 0 के पास आ जाएगा, बट 0 नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखना। 0 के पास आते ही क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो गया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफ़ी छोटा हो चुका है।
और काफ़ी छोटा होने की वजह से क्या करेगा, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करेक्ट। अभी हम क्या बात कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, फिर से वही हमारा सोर्स चार्ज, ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे दूर जाएगा, इससे बाहर की तरफ जाएगा हर एक डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं कुछ लाइंस बना के दिखा रहा हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे बिलियंस ऑफ लाइंस है, हर एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए। इस बोर्ड के अंदर भी जा रहा होगा, इस बोर्ड से बाहर भी निकल रहा होगा, बिकॉज एक 3 डायमेंशनल आइडेंटिटी है, एंटिटी है। करेक्ट। सो यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एक सोर्स से जो कि पॉजिटिव नेचर का है वहाँ से बाहर निकल रही है। सिमिलरली उसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है -q, तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा होगा, तो थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, ये हम जो लाइंस बना रहे हैं इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं और किसी पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं। फिलहाल ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे लिमिट को क्यों पुट करा है। एक डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा एंड ऑलवेज टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के बारे में। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया, डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया, तो यूनिट क्या होना चाहिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इट इज फोर्स अपॉन चार्ज। तो डेफिनेटली जो इसकी SI यूनिट होनी चाहिए दैट शुड बी न्यूटन पर कूलम। आप इसको न्यूटन कूलम इनवर्स लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एंड एक और यूनिट हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। अब ये वोल्ट पर मीटर कैसे बन गई यूनिट, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है जी, बिकॉज वोल्टेज को हम जब मेजर करते हैं तो वोल्ट में मेजर करते हैं, और वोल्ट पर मीटर एक यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। कैसे होती है, क्या कोई रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, वहाँ पे जाके हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अच्छा, जब भी हम यूनिट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि हम डायमेंशंस के बारे में भी बात करें, बिकॉज डायमेंशंस आर अ इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में भी, या आप जो भी बोर्ड एग्जाम फॉलो करते हैं उसमें भी इन डायमेंशंस के बारे में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार इसकी डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हम समझ चुके हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगी, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट इज सिंपली फोर्स पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, या सिंपली आप कोई चार्ज भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो फोर्स होता है हमारे पास mLT-2। डोंट फॉरगेट टू पुट दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि जब भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, कभी भी इन ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं किया जाता है। सो नेवर यूज दीज ब्रैकेट्स whenever you are talking about the dimensions। ठीक है, so force is mLT-2 divided by charge is simply equals to A into T। A करंट के लिए, T टाइम के लिए, बिकॉज करंट जो है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से। करेक्ट, ये आपने कहाँ में पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था क्लास 11 में। तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये डायमेंशंस बन जाती हैं M1 L1 T-3 A-1। फिलहाल इसको हटा देते हैं, ये हम समझ चुके हैं कि इनका यूज़ नहीं करना है। सो डायमेंशंस आर M1 L1 T-3 एंड A-1।
ठीक है जी, बात करते हैं अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें और क्या बताती है? अच्छा, हम बात कर रहे थे कूलम्स लॉ के बारे में। हमने देखा था कि कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज में फोर्स लगाता है, बट अगर हमें पता ही ना हो कि वो चार्ज कहाँ पड़ा है, कितनी दूर पड़ा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? बिकॉज डिस्टेंस नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या है, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और वो फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से भी हम किसी भी चार्ज पे लगने वाले फोर्स को पता लगा सकते हैं। देखते हैं कैसे। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस विल बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट के लिए होता है अलग अलग। क्यों? देखिए, फिर से देखिए, ये सोर्स चार्ज है, करेक्ट। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा और इस पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। कितना होगा? डेफिनेटली हम उसका एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, बट हमने दिख रहा है कि जितना पॉइंट पास होगा किसी सोर्स चार्ज के, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए। और पॉइंट P, Q, R, S जो भी पॉइंट्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। तो अगर मेरे को सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे लगने वाला फोर्स, उसकी वजह से लगने वाले फोर्स को निकालना है, तो मैं Q नोट को पॉइंट P पे अगर प्लेस करता हूँ तो मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा, फोर्स निकालने के लिए Q नोट को मैंने यहाँ पे प्लेस करा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास पता होना चाहिए पॉइंट P पर कितना है। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है तो मैं वहाँ पर आराम से फोर्स निकाल सकता हूँ बिना पता लगाए कि सोर्स चार्ज कहाँ पर पड़ा है, करेक्ट। सिमिलरली उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट P पे फोर्स निकाला, मुझे पॉइंट Q पे फोर्स निकालना था। फोर्स कितना लग रहा है किसी भी टेस्ट चार्ज पे जिसको मैंने पॉइंट Q पर रख दिया, तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, उस टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को जिसको मैंने पॉइंट Q पर प्लेस कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड को मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड से, तो मुझे फोर्स पता चल जाएगा बिना कूलम्स लॉ को अप्लाई करे हुए। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं कोई चार्ज है चार्ज 1, कोई चार्ज है चार्ज 2, तो इनके बीच की जो इंटरेक्शन करवाने वाली चीज है, जो इनके बीच का लिंक है, वो कौन है? वो ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स कैसे लगा पा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। चार्ज 1 ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करा होगा, चार्ज 2 ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करा होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वही चीज़ है जो चार्ज 1 को चार्ज 2 पर फोर्स लगाने पे हेल्प करती है। चलते हैं आगे। ये सब क्लियर करने के बाद अब हम फाइंड आउट करते हैं द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ये ध्यान में रखेंगे। अभी हम फिलहाल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से हमारे पास एक सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू ले लेते हैं जिसको हमने रखा हुआ है पॉइंट O पर। हम बात करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट P पर, एंड सिंपल सा फैक्ट यहाँ पर कि पॉइंट P जो है वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लाई कर रहा है। पॉइंट P अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होता तो वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगता किसी भी टेस्ट चार्ज पर, और ना ही वहाँ पर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता चलती। तो सिंपल से एजम्पशन है, सिंपल सा फैक्ट है कि जो पॉइंट P है वो लाई कर रहा है विद इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लिख लेते हैं, ये हम कई बार भूल जाते हैं बट ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। पॉइंट P lies within the electric field
ऑफ चार्ज प्लस क्यू, राइट। तो हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, या क्या एक्सप्रेशन आता है ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। तो उसे हमने पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। टेस्ट चार्ज आप समझ चुके हैं, एक छोटा सा चार्ज जिसका छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डेफिनेटली ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो फोर्स जो होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। बट वो फोर्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है इन दोनों चार्जेस के बीच में। अभी हम फिलहाल डिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं, बट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें डिस्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो फोर्स आने वाला है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दिस फोर्स इज सिंपली इक्वल्स टू के को हम जानते हैं क्या होता है, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, राइट। सो क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डेफिनेटली ये अभी हमने सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करी है, ये फोर्स होगा रिपल्सिव। तो एज्यूम कर लेते हैं एक वेक्टर आर कैप, जहाँ पे आर कैप का मतलब है अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम O टू P। सो ये आर कैप से मल्टीप्लाई करते ही फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिंपली इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। पहले हम इसको फोर्स लिख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विच इज प्लेस। इस केस में हमने टेस्ट चार्ज को प्लेस करा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज सिंपली क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट और ये आर स्क्वायर। ये चीज़ जो है ये फोर्स हो गया है, एंड हमने इसको सिंपली क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने अभी डिस्कशन भी किया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो एंड आर कैप। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा। बिकॉज ये रिपल्शन फील कर रहा है तो इसको बाहर की तरफ मूव करना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए किसी भी सोर्स चार्ज से बाहर की तरफ होता है। सिमिलरली अगर हमारा सोर्स चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होता, क्यू नॉट जो कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हमने अगर पॉइंट P पर रखा होता तो वो फोर्स फील करता अट्रैक्टिव और वो मूव करना स्टार्ट कर देता सोर्स चार्ज जो कि नेगेटिव है उसकी तरफ। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है। तो यही वो रीज़न है जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। अच्छा, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। बट क्या हम इसके लिए कोई ग्राफ बना सकते हैं? डेफिनेटली बनाना चाहिए हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ कैसे बदलता है। तो अगर हम ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करें, ये वाई एक्सिस है हमारे पास और एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस को प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, तो हमें सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ग्राफ की जो शेप होनी चाहिए दैट शुड बी लाइक दिस। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा और वो भी स्क्वायर प्रोपोर्शन में। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो सेम इसी तरीके से अगर हमें बात करनी हो ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जैसे हमने बात करी थी कूलम्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो अब हमारे पास आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड due to multiple charges।
एंड काफ़ी इजी है। कैसे, आइए देखते हैं। सो लेट अस से हमारे पास एक चार्ज है फिर से Q0। अब वो टेस्ट चार्ज बेचारा फंस गया है बहुत सारे चार्जेस के बीच में, बहुत सारे चार्जेस इसके आसपास हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है एंड सिमिलरली Qn है। n चार्जेस आर देयर। हर एक चार्ज से इसका डिस्टेंस है कुछ ऐसे r1, डिस्टेंस r2, डिस्टेंस r3, Q4 चार्ज से डिस्टेंस r4 एंड सिमिलरली लास्ट चार्ज Q1 से डिस्टेंस rn। तो Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरीके से यहाँ पहुँच रहा होगा, Q2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच रहा होगा, Q3 चार्ज का, Q4 चार्ज का एंड सिमिलरली Qn चार्ज का। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो ये पॉइंट है हमारा पॉइंट P, जिसमें हमने किसी टेस्ट चार्ज Q0 को रख दिया है, वो पॉइंट P जो है इन मल्टीपल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी पड़ेगी पॉइंट P पर। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, सबको इग्नोर करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे Q1 चार्ज की वजह से, फिर निकालेंगे Q2 चार्ज की वजह से, फिर Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Q5 चार्ज, Q6, Q7 एंड लास्ट में Qn। सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को हम निकाल के, एंड क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हम इनको सम अप कर देंगे यूजिंग दी लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, एंड दैट इज दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थर्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फोर्थ चार्ज एंड फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लास्ट चार्ज, एन चार्ज। सारी ये हमारे पास वेक्टर्स होंगे। इन सब वेक्टर्स को हम सिंपली ऐड करने वाले हैं यूजिंग द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, एंड दिस विल गिव अस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। सो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको और एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, बट आपको यहाँ पे R1 कैप से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर R1 कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट Q0। सिमिलरली यहाँ पे आप Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, एंड लास्ट में जाके भी आप Qn बाय Rn स्क्वायर Rn यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप K को कॉमन ले सकते हैं, Qi Ri स्क्वायर Ri यूनिट वेक्टर, जहाँ पर i की वैल्यू n 1 से लेकर n तक जा रही है। सो ये आपको क्या दे देगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा पॉइंट P पर वेक्टर फॉर्म। सो ये हम फॉर्मूला समझ सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, एंड दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो ये बात होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा पाता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करा ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। फाइनली हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ग्राफ के बारे में हमने डिस्कशन करा, एंड फाइनली हमने डिस्कशन करा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इसमें हमने सीधा सीधा यूज़ करा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही करने वाले हैं, हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और फिर हम आगे बात करेंगे एक अच्छे से कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल के बारे में ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो वहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, हाइड्रोजन का आयन, एंड क्लोराइड का आयन नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, बट दोनों साथ में रहते हैं। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज साथ में रहते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है बट साइन अपोजिट है, उसको हम डाइपोल कहते हैं। बट इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे डाइपोल क्या होता है, उसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है वो भी हम बात करेंगे। जब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और इसको समझिए, इसमें डाउट्स आए हैं तो प्लीज़ पूछिए, कहाँ पूछना है पता है आपको, कमेंट सेक्शन में, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।